इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी मॉडर्न हमने खत्म किया और अब हम लोग बढ़ गए हैं स्वातंत्र्योत्तर भारत, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी भारत आजाद हो गया, आजाद हुआ, पूरी लड़ाई हम लोगों ने देखी कि कैसे कैसे आजाद हुआ। अब इसके आगे की कहानी, यानी 1947 से आगे की कहानी। अब 1947 के आगे की कहानी तो यार आज तक चल रही है, ठीक है, आज तक ये कहानी चल रही है, तो इसका मतलब कितना पढ़ोगे हैं? और पढ़ते पढ़ते जान निकल जाएगी, लेकिन मामला खत्म नहीं होने वाला। तो यूपीएससी ने कहा कि नहीं भाई, हम थोड़ा तुमको आसानी कर देते हैं तुम्हारे लिए, 1947 से आगे। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 47 से लेकर 2025 तक सब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया चल रहा है, लेकिन कुछ मेजर मेजर लैंडमार्क है। हाँ बेटा, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का हमारा नया बैच हो गया, मॉडर्न खत्म हो गया, ठीक है, तभी इस पर बात करने जा रहे हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत 1947 से आगे। तो मैंने क्या कहा कि 25 तक सब स्वातंत्र्योत्तर भारत है? नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ध्यान रखना, ठीक है, कि ये केवल जीएस स्पेसिफिक पेपर है, ठीक है, जीएस मेन, ठीक है, एग्जामिनेशन, और जीएस मेन में ये पेपर 1 में पूछा जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि अलग स्ट्रेटेजी, यानी इसमें प्रीलिम्स नहीं है, और जब प्रीलिम्स नहीं है तो इसकी रणनीति क्या है कि मैं आपको बोर्ड पर सब लिखूंगा, ठीक है, जो मैं बोलूंगा वो सब लिखूंगा, तुमको समझना है। यहां पर प्रीलिम्स की तरह फैक्ट्स आपको नहीं रटने हैं या इकट्ठा करने हैं, हमारी अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग, हमारी एनालिटिकल एबिलिटी यानी विश्लेषणात्मक क्षमता, उसको मजबूत करना है हमें, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, तुम्हें नोट्स कुछ नहीं बनाना, अब एकदम आराम से तुम लोग जो है बैठो, समझो, सब कुछ यही बोर्ड पे लिखूंगा। और पिछले 10 साल का अगर हम पैटर्न देखेंगे स्वतंत्रोत्तर भारत का, तो हमें यह भी समझ में आता है कि बहुत ज्यादा समय खराब करने की जरूरत भी स्वतंत्रोत्तर भारत में नहीं है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं यहां पर आपको बता दूं सबसे शुरुआत में, कि पिछले 10 साल का जो पैटर्न है, अगर हम उसको देखते हैं तो इस पैटर्न के कुछ निष्कर्ष हैं, ठीक। पूछे जाने वाले सवालों की संख्या बेहद कम हो गई है, बेहद कम हो गई है, कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से सवाल ही नहीं आ रहा, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से सवाल नहीं आ रहा। बेटा मैंने बड़ी कोशिश कर ली है निधि, तमन्ना, मैंने कहा भी है, और मैं तो 10 बजे ही तुमको क्लास पढ़ा रहा था, उसके बाद जो है ये क्लास 11 बजे की हो गई, मैंने फिर से कोशिश की कि मैं 10 बजे पढ़ाऊं, लेकिन टाइम जो क्लास कर रहा है, आपके इंस्टीट्यूट में जिन लोगों को कैलेंडर बनाना होता है, प्लानर बनाना होता है, उनके सामने दूसरी तरीके की चुनौती होती है, ठीक है, दूसरी चुनौती होती है कि कैसे मैनेज करोगे इतनी सारी क्लासेस, क्योंकि तुमको लगता है कि तुम जितने बच्चे कमेंट कर रहे हो केवल उतने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शनल की क्लासेस और इधर उधर बहुत तरीके की क्लैश उनकी होती रहती है, तो उस क्लैश को भी अवॉइड करना होता है, और उनको स्टूडियो मैनेज करना होता है, फैकल्टी को मैनेज करना होता है, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज यहां पर करना पड़ेगा। अभी उसी पे आ रहे कितने क्लास होंगे, क्या होंगे, सारी चीजें, है ना। तो पिछले 10 साल का अगर हम पैटर्न देखें तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर एक से मतलब बहुत ज्यादा समय अभी हमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत समय देने की जरूरत नहीं है। उसकी बहुत स्पष्ट वजह है, उसकी बहुत स्पष्ट वजह है कि नंबरी सवाल ही जब नहीं आएगा तो हम क्या उत्तर लिखेंगे, और उसकी जब उत्तर जो है नहीं लिखेंगे तो उसको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी हमको नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने जो बात आपसे कही, यहां पर पढ़ने का हमारा तरीका एकदम अलग होने वाला है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो यहां पर लिखूंगा, ठीक है, और इसलिए आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो मैंने मुक्त कर दिया, अब बस मौज करो तुम लोग। हमको वैसे भी कह रहे होगे कि सर ने इतना लिखवाया, मॉडर्न इंडिया में लिखवाते लिखवाते मार दिया है हमको, ठीक है। आशीष सच्चाई यही है कि नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा, ये तुमने सही कहा है बेटा, ठीक है। तुम्हें नोट्स नहीं बनाना, तुम चाहो मेरे साथ बनाते रह जाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये जो बोर्ड है इस पर सब लिखा होगा, ठीक है। मत लिखो सृष्टि, ये बोर्ड अगर तुमको ये सब मिल जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट की क्लासेस बहुत कम लेनी है, उतनी क्लासेस को एक जगह प्रिंट आउट करके कंपाइल करके रख लोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग, मैंने कहा कि इतना लिख चुके हो, इतना मैंने तुमको कष्ट दिया है, तो अब तुमको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, जो मेंस के सब्जेक्ट है, जिनको समझना है, तथ्य नहीं है बहुत सारे कि आप कंफ्यूज करिए, उसमें सब कुछ लिखता हूं मैं, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो 2022 में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया राज्यों के पुनर्गठन पर। राज्यों के पुनर्गठन पर एक प्रश्न यहां पर पूछ दिया गया। प्रश्न क्या था कि जो राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्संगठन है राज्यों का और क्षेत्रों का, यह तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो 19वीं सदी के मध्य से चल रही थी, ठीक है। अच्छा, अभी रुको, हम बता रहे इसमें कुछ नए बच्चे भी हैं, प्रिया पांडे है ना, ठीक है, अक्षत श्रीवास्तव, सुजीत सर ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, तो अक्षत ये पहली क्लास भी है तुम्हारी, अगर ये पहली क्लास है अक्षत,
सुजीत सर ज्यादा बढ़िया पढ़ाते, क्या ज्यादा बढ़िया पढ़ाते? हम आपसे पहली बार पढ़ रहे हैं। अच्छा श्रीवास्तव, तुम्हारे इस कमेंट का मतलब क्या है भाई? ठीक है, इस कमेंट का मतलब क्या है? अभी बताएंगे बुक कौन सी पढ़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी सब बात करने वाले हैं। प्रभु प्रजापति पहली क्लास है लाइव, शिवानी की भी पहली क्लास है, शिवम नए बच्चे हैं भाई, ठीक है। अरमान, एक एक मार्क्स जरूरी है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि इसीलिए प्रिंट देखो तुम्हारे ऊपर है, अगर चाहो तो नोट्स लेते जाओ और अगर जो है नहीं चाहो तो छोड़ दो, ठीक है। चलो, नहीं मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि अक्षत का, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन पे एक सवाल पूछा गया और कहा गया कि ये तो कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उस पर एक सवाल 2021 में आया, 2021 में वो सवाल आया, और वो क्या हुआ, रियासतों के विलय पर, ठीक है, रियासतों के विलय पर पूछा गया। लेकिन ये सवाल सिर्फ 10 नंबर का पूछा गया, एकदम बहुत प्रपोर्शन घटता चला गया है, ठीक है। फिर 2018 में फिर से 15 नंबर का एक सवाल जो है वो आ जाता है नए नए राज्यों का, लेकिन इसे प्रत्यक्ष तौर पर नए राज्यों से आप जोड़ नहीं सकते, स्वतंत्र उत्तर भारत से जोड़ नहीं सकते। वजह उसमें पूछ दिया गया नए राज्य जो बन रहे हैं लगातार उनके संदर्भ में या उनकी जो मांग उठ रही है उसके संदर्भ में, तो वो बन गया हमारा दरअसल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। इसलिए वो कहीं ना कहीं राज्यों के पुनर्गठन का रेफरेंस है, लेकिन उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सवाल जो है ना पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पर होता तो पहले के फॉर्मेशन पर होता। उसके बाद भाषाई राज्य, किस तरह भाषाई राज्यों का गठन भारत की एकता के लिए अनिवार्य है, ठीक है। और 16 का वो 12.5, ठीक है, मार्क्स का क्वेश्चन था उस समय, और ये है 2016, ठीक। भाषाई राज्य 25 या 26 आप एग्जाम दोगे, 26 10 साल के क्वेश्चन ईयर को अगर हम जो है देखें, इवैल्यूएट करें, तो यही है कुल जमा जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से पूछा गया 16 के बाद। 17 में नहीं, 18 में नहीं, 18 में इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हुआ, वॉइस जितेंद्र, अच्छा कम है, मैं एक बार बोल देता हूं, इसको फुल कर दें, या यहां से फुल है शायद, मैं देख लेता हूं एक बार, वॉइस का दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो करवा लेते हैं। तो मैं आपको बेटा क्या बता रहा हूं कि अगर 26 में एग्जाम देने जा रहे हो, 27 में देने जा रहे हो, 28 में देने जा रहे हो, तो 10 साल का अगर हम मोटे तौर पर एक पैटर्न एनालिसिस करें, या जैसे 2013 के बाद 14 से जो एक बदला हुआ पैटर्न है, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया लगभग नहीं पूछा जा रहा है, लगभग नहीं पूछा जा रहा है। और इसकी वजह से क्या है, इसका वेटेज जब कम हो गया है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे बेहद संक्षेप में, बेहद संक्षेप में, वरना अननेसेसरी आप अपना समय खराब करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए बेहद संक्षेप में पढ़ें, बहुत संक्षेप में पढ़ना है। बर्ड्स आई व्यू, यानी कि जिसको कहते हैं ना विहंगावलोकन। विहंगावलोकन क्या होता है, विहंग क्या है, चिड़िया है, हिंदी लिटरेचर वालों को पता होगा, ठीक है ना, ठीक है। शांति बनाए रखो भाई, वरना भाई मैंने तुम्हारा तो बैच बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन जो है पढ़ गया। कुछ बैच तो आते हैं ना कि बाप रे बाप, उनको तो ना पहले दिन डांट पड़ गई, दूसरे दिन डांट पड़ गई, तीसरे दिन डांट पड़ गई, मतलब रोज डांट पड़ी। मैंने उनको धमकी दे दी कि चैट बॉक्स बंद कर दूंगा। तो तुम लोग भाई बढ़िया से पढ़ रहे हो, चैट बॉक्स पे ज्यादा जो है हरकत मत करो, वरना चैट बॉक्स इन 5 क्लासेस में तो जरूर बंद करवा दूंगा, ठीक है, ये धमकी दे रहा हूं मैं। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, विहंगावलोकन, विहंग होता है पक्षी, पक्षी जमीन से बहुत ऊपर उड़ता है, उसको पूरा पूरा शहर दिखता है, जो चील है ऊपर उड़ रही है, विशाल शहर दिख रहा है, जैसे एरोप्लेन में बैठे हो ना तुम लोग, तो पक्षी तो पक्षी की तरह पूरा देख रहे हो, नीचे शहर देख रहे हो, खेत देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, रोड देख रहे हो, नदी देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, लेकिन सब कुछ तुमको दिख रहा है। तो चिड़िया की तरह हमको विहंगावलोकन करना है, बर्ड्स आई व्यू करना है। और विहंगावलोकन की तरह से एक शब्द और होता है जिसको कहते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन, सिंह क्या करता है, अपने शिकार को ऐसे देखता है कि उसको और कुछ भी नहीं दिखता, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, मछली भी नहीं दिख रही थी, तो सिंह की तरह देखना, किसी एक टॉपिक पर हद से ज्यादा ध्यान देना, तो वो सिंहावलोकन होता है। हमको सिंहावलोकन नहीं करना है, बर्ड्स आई व्यू करना है, यानी विहंगावलोकन करना है। तीसरी चीज कि विश्लेषणात्मक ज्ञान, कि केवल हम एक विश्लेषणात्मक ज्ञान अर्जित करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब कहानी शुरू होती है हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है। चलो, कहानी कब से शुरू हो रही है, 1947। 1947 में क्या हुआ है, 1947 में 2 काम हुए हैं। पहला भारत हुआ है स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता, और दूसरा हुआ है विभाजन, यही ना हुआ, एक तरफ भारत स्वतंत्र हो गया और एक तरफ भारत का विभाजन हो गया। तो हमारी आगे की जो तुरंत की कहानी है, ये 2 पलड़ों में झूल रही है, एक तरफ स्वतंत्र हुए हैं और एक तरफ विभाजन, हम उसकी ओर बढ़ गए हैं। तो स्वतंत्रता विभाजन के बीच की ये गुत्थी है। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि कितनी तरीके की कहानियां चली, भारत को आजाद करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें हुई, है ना। और उसके बीच से भारत आजाद होता है और पाकिस्तान का निर्माण भी हो जाता है। अब हम यहां पर क्या देखेंगे कि इस गुत्थी से निकलती है हमारी कहानी, ठीक है, स्वतंत्रता विभाजन के बीच एक नव
स्वतंत्र देश है भारत। नव स्वतंत्र, नव स्वतंत्र से मतलब कि नया नया स्वतंत्र हुआ है। तो उस नए नए स्वतंत्र देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां मुंह खड़ी हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां कई प्रकार की चुनौतियां हैं, और उनका हम एक एक करके यहां पर उनकी बात करेंगे कि कैसे उन चुनौतियों का सामना किया हमारे नेतृत्व ने, किस तरीके की चुनौतियां हुआ करती थी। तो पहली जो चुनौती आई बेटा, वो आ जाती है हमारी शरणार्थियों की समस्या। क्यों? भारत का बंटवारा हो गया है। बंटवारा भी कैसे हो गया है कि रेडक्लिफ को बुलाया गया और कहा गया कि भाई भारत का बंटवारा कर दो दो हिस्सों में। रेडक्लिफ साहब आए, एक हफ्ते का समय था केवल, उन्होंने नक्शे मंगवाए सर्वे ऑफ इंडिया से, और उन नक्शों पर अंदाजे से ऐसे ऐसे करके रेखाएं खींच दी। ठीक है, नक्शा, उसके ऊपर कितना भी बारीक पेन लेके बैठोगे, अगर नक्शे को लेकर के जमीन पर डिमार्केट करने जाओ तब आपको पता चलेगा कि कितना कठिन काम होता है। पटवारी, पैमाइश, लेखपाल, जब तुम आ जाओगे ब्यूरोक्रेसी में तब तुमको पता चलेगा कि पैमाइश कितना कठिन होता है। या गांव गांव में जो है ना, नक्शे के आधार पर कोई कहेगा कि तुमने हमारा इतना खेत काट लिया, कोई कहेगा इतना खेत काट लिया, तो ये कहानियां चलती है ना। रेडक्लिफ ने नक्शा खींच दिया और उस नक्शे के बाद में बड़ी सारी समस्याएं बनी, विभाजन हो गया। तो पहली एक जो चुनौती जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या है? शरणार्थी एवं पुनर्वास। ठीक है, शरणार्थी एवं पुनर्वास। संकल्पना क्या है? मूल में कहा क्या जा रहा है कि भारत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, समझ रहे हो ना, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ है। सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का सीधा सीधा अर्थ क्या है? हिंदू और मुसलमान। ठीक है, हिंदू और मुसलमान। तो मुस्लिम देश जो बना, पाकिस्तान की मांग क्या थी कि हमें मुस्लिमों का देश चाहिए, तो पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की मांग, और मांग का आधार क्या है कि जो है मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र बने या मुसलमानों का राष्ट्र हो। ठीक है, यह मुस्लिम लीग की एक मांग है, और मुस्लिम लीग ने इस मांग को रख करके ही अंग्रेजों को अपनी ओर मिलाया कि हमारी इस मांग से कांग्रेस कमजोर होगी, तुम हमको बढ़ावा दो। तो मुस्लिम लीग की मांग है, मुसलमानों का राष्ट्र है। भारत ने कहा कि नहीं, हम जो हैं वो क्या हैं? हम हैं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। हम, ऐसा नहीं है कि तुमने कहा कि हम मुसलमानों का राष्ट्र बनाएंगे तो हम हिंदुओं का राष्ट्र बना दें। ठीक है, हम हिंदुओं का राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आज बड़ी गाली पड़ती है कि भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं होना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। तो पाकिस्तान की हालत देख लो और फिर उसके बाद तय करो। दुनिया भर में भारत की इज्जत भले भी कितनी कम हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद अपनी आजादी की लड़ाई, उसके मूल्य, उनकी वजह से भारत की बड़ी इज्जत है। तो भारत हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आबादी का विस्थापन होगा और बहुत तेजी से आएंगे शरणार्थी। ठीक है, तो जब बंटवारा हो गया तो आबादी का विस्थापन। ठीक है, आबादी का विस्थापन। लोग घबरा जाते हैं, डर गए, उनको लगा कि भाई ऊपर ऊपर तय हो गया है कि हिंदू यहां रहेंगे, मुसलमान यहां रहेंगे, या हिंदू और सिख यहां रहेंगे, मुसलमान वहां रहेंगे। दो राज्य जो थे उनका विभाजन हुआ था। ठीक है, दो राज्यों का विभाजन हुआ था। एक राज्य था पंजाब और दूसरा राज्य था बंगाल। इन दोनों राज्यों का बंटवारा कर दिया गया था। बंगाल को आधा तोड़ा गया, तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बना, है ना, और इधर की तरफ पंजाब को तोड़ा गया, तो पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इन दो राज्यों का विभाजन कर दिया गया। तो विस्थापन की समस्या हुई, उसमें क्या हुआ? हिंदू व सिख भारत आए। ठीक है, हिंदू और सिख भारत आए, और हिंदू और सिख भारत जब आए तो बहुत सारे मुसलमान जो है, जिनको लगा कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वो मुसलमान पाकिस्तान गए। ठीक है, और इसके बीच में एक बड़ी कहानी चल ही रही है, जो लोग तुम जानते हो कि इतना डर है भाई, लोग उजड़ गए हैं, लोग उजड़ गए हैं बुरी तरीके से, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, घर लूटे जा रहे हैं, तो सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं। तो उसके बीच में ये आबादी का विस्थापन हो रहा है, और जब ये आबादी का विस्थापन हो रहा है तो हिंदू व सिख आबादी का, या हिंदू और सिख शरणार्थियों का भारत आगमन हो रहा है। ठीक है, भारत आगमन हो रहा है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझ लो, इसमें सब समझना ही है, इसको पूरी कहानी की तरह समझ लो। मॉडर्न इंडिया तो कहानी की तरह जब समझ लिया हमने, जहां इतने सारे फैक्ट्स थे। ठीक है, तो यहां पर तो फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है, केवल कहानी सुन लेनी है। तो ये क्या है, यहां बंटवारा जो हुआ है वो एक बंटवारा हुआ है वो पंजाब का, और एक बंटवारा हुआ है बंगाल का। ठीक है, बंगाल और पंजाब। तो जो शरणार्थी आ रहे हैं वो दो तरफ से आ रहे हैं। एक तो शरणार्थी आ रहे हैं बहुत तेजी से दिल्ली की ओर, उनको लग रहा है भाई दिल्ली में चलो, दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में लोग हैं, हमारी ज्यादा यहां पर फिक्र करेंगे। दूसरी तरफ बंगाल की तरफ से एक इन्फ्लक्स है, या लोगों का आगमन हो रहा है बहुत तेजी से, जो लोग बंगाल और खासतौर पर कलकत्ता की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली
एक बड़ा केंद्र बन जाता है नॉर्थ के अंदर, ठीक है। तो ये भारी आदान प्रदान यहां पर हो रहा है, बड़ी तादाद में शरणार्थी आ रहे हैं। माना जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो शरणार्थी बन गए हैं, ठीक है। आबादी का विस्थापन होकर के इधर से उधर उनको आना पड़ गया है। दिल्ली एक केंद्र है, जो लोग दिल्ली आ सकते हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरी हालत उन राज्यों की है जो या तो पश्चिमी या पूर्वी, जो बंगाल और पंजाब का विभाजन हो रहा है उसके आसपास है। तो सबसे ज्यादा शरणार्थी कहां पहुंच रहे हैं? सबसे अधिक शरणार्थी, मैंने अभी आपको बताया ये प्रॉब्लम आ रही है भैया दिल्ली में, भारतीय पंजाब, जो भारत का पंजाब बन गया है वहां पे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां तक भी लोग जो है आ रहे हैं, एक के बाद एक। यूनाइटेड प्रोविंसेस का जो हमारा इलाका है, और आज का जो पंजाब, भारतीय पंजाब है, वो हरियाणा भी उसके अंदर भी शामिल है, लेकिन आज के हिसाब से अगर लिखे तो जैसे उत्तर प्रदेश लिखा तो ये जो पूरा हरियाणा का इलाका है, ठीक है। और कुछ लोग उत्तर भारत में, फिर राजस्थान की तरफ भी गए, और पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा बंगाल, सबसे ज्यादा बंगाल। तो ये वो इलाके हैं जहां सबसे अधिक शरणार्थियों की समस्या है। और जब ये शरणार्थी कहीं आए हैं तो पहला काम तो यही है कि इनको कहीं पर रोका जाए। तो पूरे दिल्ली में शरणार्थी शिविर, और पूरे देश में दरअसल शरणार्थी शिविर बने हैं, लेकिन दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली में स्थितियां सबसे जटिल होती चली जा रही है। क्यों जटिल हो रही? इतनी बड़ी जो आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को कहीं पर टिकाओगे ना, तो टिकाओगे उसके खाने का, उसके लेटने सोने का इंतजाम करना, उसके मलमूत्र का इंतजाम करना, उसके नहाने धोने का इंतजाम करना, उनकी सब सेफ्टी का इंतजाम करना, ठीक है। बच्चे लिखना ना लिखना तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ लिख जाओ, मैं अलग से समय नहीं दूंगा, लिखते चले जाओ साथ में तो लिख लो, वरना ये पूरी पीपीटी इसका तुम एक वो बनवा लो और सेलो टेप लगा करके उसकी फाइल बना लो, उतने से ही काम चलेगा, ठीक है। पढ़ने के लिए मैंने इसलिए नहीं कहा कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष किताब है बिपिन चंद्रा की इतनी मोटी, रामचंद्र गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इतनी मोटी, नहीं पढ़नी। इससे अच्छा तुम स्पेक्ट्रम में जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाला हिस्सा है उसको पढ़ लो, या पीडब्ल्यू के स्टडी मटेरियल में पढ़ लो। भाई बांग्लादेश भी गए कुछ लोग, उनकी शरणार्थी समस्या उनकी हो गई, ठीक है। यहां माइंड मैप, बच्चे यूपीएससी के मेंस का खेल ही माइंड मैप का है, मैं तुमको आज बता रहा हूं। जब तुम में से कुछ लोग टॉप कर जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो तुम लोग कहोगे कि सर जो कहते थे वो कितना सही था। बहुत बढ़िया। पीडब्ल्यू की बुक बहुत मोटी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की। हाँ, केवल 5 क्लासेस में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। पूरा माइंड मैप देना है तुमको, ज्यादा लोड इसका लेना नहीं है, केवल माइंड मैप, ठीक है। माइंड मैप ज्यादा नहीं जाना है तुमको, उसमें सवाल आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा तो हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो आबादी है उसमें कुछ संख्या में बौद्ध भी है, लेकिन बड़ी आबादी की हिंदुओं की और सिखों की है। अब दिल्ली में स्थितियां सबसे ज्यादा भैया जटिल है, मतलब कलेजा फट जाए जिसको कहते हैं वो स्थितियां हैं, ठीक है। मेरे साथ नोट कर लो, स्थितियां मतलब ऐसी जटिल हैं कि कलेजा फट जाए। इनके लिए शरणार्थी शिविर बनाने, ठीक है, इनके भोजन की व्यवस्था करनी है, ठीक, रहने की फिलहाल एक व्यवस्था करनी है, इनके शौचालय आदि की व्यवस्था करनी है, और सबसे बढ़कर जो है इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। और थोड़े दिन ये कैंप में रहेंगे, फिर इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी है। कोई कभी कभी पूछता है ना, 1947 में जश्न मनाने का भी मौका नहीं मिला किसी को, इतनी बड़ी चुनौती सर पर खड़ी है, तो शिविर बने। हुमायूं का किला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में ये दोनों बहुत दूरी पे नहीं है, आसपास स्थित है, उनको खोल दिया गया क्योंकि बड़े मैदान है वहां, और फोर्टिफाइड है, किले हैं। सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं दिल्ली में भी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। नफरत हो गई है हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से, सिखों को और मुसलमानों को एक दूसरे से, क्योंकि घर उजड़ गए, सांप्रदायिकता की पट्टियां पढ़ाई गई। लेकिन जब दंगे होने लगते हैं तो एक से एक आदमी जो है ना वो दंगाई बन जाता है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, जिन्ना खेल गया, लेकिन जिन्ना तो खेल गया हिंदू मुसलमान के नाम पे। सारे मुसलमान, मैंने बताया था आपको कि 85-86% मुसलमान वोट ही नहीं दे सकते थे, और वो उनकी जो संगठन है, उनके तंजीम, उनके नेता जो है भारत के पक्ष में खड़े, लेकिन कौन सुनेगा? अंग्रेज तो 14% वोट पर चुनाव करवा रहे और मुस्लिम लीग को बढ़ावा दे रहे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब एक बार सांप्रदायिक दंगा हो रहा है तो फिर दंगे के बाद किसी की पत्नी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी की मां के साथ बलात्कार हो गया, वो बदले की आग में जल रहा है। किसी के पिता की, भाई की, चाचा की बच्चों की हत्या कर दी गई, वो बदले की आग में जल रहा है, ठीक है ना। लोगों के घर उजड़ गए, उनको नौकरियां छूट गई हैं, उनके रोजगार चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली गई है, उनके घर जला दिए गए हैं, दुकानें जला दी। बाप रे बाप। मैं इसीलिए कहता हूं कि नेहरू को गाली दे लो जिसको देना है, सोच लो। 47 जश्न नहीं करना है भैया, जश्न के अगले दिन ये सब वहां पर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है, इनके लिए शरणार्थी शिविर बनाओ, भोजन की, कपड़ों की भी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था। पूरे दिल्ली में शरणार्थी शिविर बने हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या हो रहा है, पूरे के पूरे दिल्ली में शरणार्थी शिविर है, पूरी दिल्ली में शरणार्थी भरे हुए हैं, और उन पूरे के पूरे जो शरणार्थी हैं उनकी समस्या है।
पूरी दिल्ली में शरणार्थी हैं और उनके लिए बनाए जा रहे हैं शिविर। इस कहानी को ध्यान से सुनना, आज बिल्कुल ना करो, कभी कभी होता है सन्नाटा रखो। फिल्म में ट्रेजेडी का सीन चल रहा है, ठीक है, ट्रेजेडी का सीन चल रहा है। सही करे भाई, एकदम सही करिए। ये सौम्या हमको लगता है पहली क्लास में आई, वो देख ही नहीं रही यहाँ क्या माहौल है। बहुत बढ़िया। जिन्ना को मौत के घाट उतार देना चाहिए। चलो, उससे कोई उपाय नहीं होता, सांप्रदायिकता और बढ़ जाती। मौलाना आजाद का तो क्या ही योगदान है यार, वो तो बेचारे फंस गए, पूरी दिल्ली में शरणार्थी भरे पड़े हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, तात्कालिक व्यवस्था की जा रही है उसकी। तात्कालिक शिविर लग रहे हैं, तात्कालिक शिविर लग रहे हैं। तात्कालिक शिविर क्या है कि भैया किसी तरीके से जल्दी जल्दी जो है कुछ इंतजाम करो, इनको कहीं बसाया जाए। तो हमने क्या बताया, हुमायूं का किला, अरे यार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, किंग्सवे कैंप, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़ा शिविर है, किंग्सवे कैंप आदि। तो पूरी दिल्ली में बड़े बड़े से कैंप लगा दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कुछ तात्कालिक फौरी इंतजाम किया जाए कि इनको कहीं तो रोका जाए, कहीं पर बसाया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इनके पुनर्वास का इंतजाम भी किया जाएगा। ये तात्कालिक शिविर लगा दिए गए और तात्कालिक शिविर के बाद में, तात्कालिक शिविरों के बाद में इनको बसाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। अब पुनर्वास की व्यवस्था एक तो होगी दिल्ली में, एक तो दिल्ली के अंदर और फिर दिल्ली के बाहर, दोनों जगह। तो दिल्ली में प्लस दिल्ली के बाहर, दोनों जगहों पर इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। अब दिल्ली में क्या हो रहा है इसको देख लो। आप बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर आपको दिल्ली में मोहल्ले मिल जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा लाजपत नगर, ठीक है, लाजपत नगर। उसी तरीके से विनोबा पुरी, ठीक है, सबको छोड़ दो, जहां तुम्हारा दिल बसता है। मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर का नाला पार किया, कहां पहुंच जाते हो? सर मुखर्जी नगर नहीं रहते हैं हम, नेहरू विहार रहते हैं, या हम गांधी विहार रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये दिल्ली के अंदर वो इलाके हैं, वो इलाके हैं जहां पर उनको कहा गया कि हम 25-25 गज के घर दे रहे हैं आपको। जो मुखर्जी नगर आया होगा वो देखेगा एक ही तरीके के घर हैं, एक ही तरीके के घर हैं। 25 गज का एक प्लॉट, 25 गज का एक प्लॉट, 25 गज का एक प्लॉट, ऐसे सबके प्लॉट है। सामने छोटे छोटे घर बना लिए, गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर थोड़ा सा बड़ा। तो ये पुनर्वास हो रहा है, आकलन करना है कि किसका कितना लॉस हुआ है, उसको उस हिसाब से कॉम्पेंसेट कर देना, यहां बसाना है। मैं तो बहुत लोगों से मिला, बड़ी सारी कहानियां हैं, एक से एक दुख भरी कहानियां हैं, लोग कैसे उजड़े। मुझे रावलपिंडी के एक व्यक्ति की कहानी याद आती है। वो बताते हैं कि उनका जो है ना, उनकी सराय थी, होटल समझ लो उस जमाने के, दुकानें थी, घर थे जो किराए पर उन्होंने दिए हुए थे, मतलब उस जमाने के रईस। तो जब दंगे हो रहे थे विभाजन के समय, तो कई लोगों को लगता था कि जाना नहीं पड़ेगा, तो वो भी नहीं जा रहे थे। तो उनकी मम्मी जैसे मिलिट्री का ट्रक आता था, अनाउंस करता था कि भाई अब जो है यहां से निकल लो, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आपको तुरंत जो है पास के गुरुद्वारे में आ जाना चाहिए। तो पुलिस क्या करती थी, गुरुद्वारे को घेर लेती थी, तो सबको बचा लेती थी, सिखों को, हिंदुओं को, वरना मुसलमान हमला करते थे। तो वो बेचारी जब बक्सा पकड़ती ना, उसमें अपना जेवर की पोटली रख देती। एक बार गए, 2-3 दिन वहां रहे, वापस चले आए, 2 बार गए, 4 बार गए, 6 बार गए। तो ये लगा कि अरे यार ये तो रोजे की नौटंकी है। वो तुमने भेड़िया आया सुना है ना, कि वाकई में जब भेड़िया आया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। एक बार जब ये हुआ कि भाई चलो फिर से दंगा हुआ है, तो उनकी मम्मी ने कहा कि रोज कौन कौन काम करे, 25 गज में पूरी फैमिली कौन काम करे कि रोज अपना जेवर समेटो और वहां जाओ, यहां जाओ, नहीं, मेरा जीव उड़ गया। तो चली गई गुरुद्वारे में, वहीं से फिर मिलिट्री के ट्रक आए, उन्होंने कहा कि भाई अब आपको हम वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि आपके घर वर सब लूट लिए गए हैं, वहां पर कब्जे हो चुके हैं, आपको अब भारत जाना है। सब लूट गया और वो व्यक्ति यहां आया तो इंडिया गेट पे मूंगफली बेच करके, 25 गज के घर में वहां पर रहते थे, मूंगफली बेच के अपना जीवन यापन किया। ऐसी हजार कहानियां। ये केवल पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, यही भारत में भी हो रहा था। हिंदू और सिख मुसलमानों के साथ भी वही कर रहे थे जो मुसलमान हिंदू और सिख के साथ कर रहे थे, ठीक है ना। दंगे का जो समय है वो पूरा दंगे का समय। कांग्रेस बेटा सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, मिलिट्री पर पूरा कमांड नहीं है, प्रशासन पर पूरा कमांड नहीं है, अंग्रेज यहां पर बैठे हुए हैं और अंग्रेज ही सब कुछ कर रहे हैं। और कांग्रेस में तो गांधी जी पड़े हुए हैं, पहले बंगाल में, फिर दिल्ली में, नेहरू से लेकर के पटेल, बहुत कहानियां यार। इन कहानियों में जाऊंगा तो मैं बहुत कहानियां सुना दूंगा तुमको। नेहरू के बारे में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, प्रोफेसर यशपाल, तुम लोगों ने देखा होगा प्रोफेसर यशपाल को, अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले मृत्यु हुई है। तो यशपाल जो है, ये जो किंग्सवे कैंप का जो शिविर था उसमें वॉलंटियर थे। क्या करोगे, कितने बैच पढ़ोगे हरमीत, बस, है ना। किंग्सवे कैंप में प्रोफेसर यशपाल, जो बाद में प्रोफेसर यशपाल बने, उस समय यशपाल थे, वो वहां पे वॉलंटियर बन के गए हैं। तो वो कहते हैं कि नेहरू जो है सवेरे सवेरे 8 बजे अपने आप अपनी गाड़ी चला करके किंग्सवे कैंप पहुंच गए हैं, सिखों के और हिंदुओं के बीच, कि भैया पानी का इंतजाम है कि नहीं है, टॉयलेट का इंतजाम है कि नहीं है, खाने पीने का क्या इंतजाम है। तो प्रोफेसर यशपाल बताते कि नेहरू की आंखें सूजी हुई, नेहरू सोए नहीं है, और वहां आकर के इंतजाम का हाल देखते हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, एक पेज छोड़कर के ही बनाओ, ठीक है। अच्छा भाई, ये लॉरेंस बिश्नोई
तुम्हारी इस बात में कोई दम नहीं है कि राष्ट्रपिता ने भारत का क्या सत्यानाश कर दिया। राष्ट्रपिता ने सत्यानाश कर दिया तो गोडसे ने ही उद्धार कर दिया होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसमें बहस में मैं जाऊंगा नहीं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये सब चीजें देखनी पड़ रही है, लेकिन दिल्ली के बाहर तो ये सब प्रक्रिया क्या है, दिल्ली के बाहर भी बहुत सारी जगहों पर शरणार्थियों को बसाया जा रहा है, शरणार्थियों को बसाया जा रहा है, ठीक है। और खासतौर पर हिंदू व सिखों के कृषि समुदायों को। ऐसा है कि जो लोग अपने शहरों में अपनी दुकानें, अपने घर, अपने सराय, अपने व्यापार छोड़ के आए, वो तो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन जो लोग कृषक समुदाय हैं, जो लोग खेती बाड़ी में संलग्न हैं, वो लोग दिल्ली में क्या करेंगे, उनके पास यहाँ जमीन नहीं है, तो इसलिए भाई उनको तो कहीं बाहर बसाना पड़ेगा। तो तुम ये समझो कि कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को कहा गया कि हम आपको जमीन देंगे, आप खेती करिए। बिल्कुल लाशों से भरी ट्रेनें आ रही हैं। तो यहां पर कृषि समुदाय उनको इधर उधर बसाया गया। जैसे मैं बताऊं आपको, हिमालय की तराई में जंगलों के आसपास सिखों को बसाया गया। तो जो लोग जानते हैं हिमालय की तराई, ये पूरी आपको जो है पूरा ये जो तुम्हारा नैनीताल से के नीचे जब आप उतरते हैं ना, हल्द्वानी, और उसके नीचे जब आते हो तो तुमको पूरा खटीमा, बरेली, लखीमपुर, पीलीभीत और ये लेकर के यहां से और पूरी हिमालय की तराई में गोरखपुर और चंपारण तक सिखों की जो आबादी है, जो आज आपको दिखती है कि यहाँ सिख बहुत है, वो सिख इसी पुनर्वास की वजह से, उसी पुनर्वास की वजह से। तो इसके लिए क्या क्या करना है भाई, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए पहले तो सर्वे करना है, रिकॉर्ड बनाने हैं, फिर भूमि का आवंटन करना है कि भाई जमीन का आवंटन करो, और उसके बाद उनकी सामाजिक जो उनकी जरूरतें हैं, शिक्षा, ठीक है, और उनका समाज में समावेशन, ये सभी चुनौतियां हैं, ठीक है। समाज में समावेशन कि भाई ये लोग आए हैं बाहर से, ऐसा ना हो कि यहाँ की स्थानीय जनता इनको स्वीकार ना करे। तो ये चुनौतियां, बहुत बड़ी चुनौतियां भी बन गई हैं पुनर्वास की। तो विशेष पुनर्वास मंत्रालय बना है, पुनर्वास मंत्रालय के माध्यम से ये सब काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी चुनौती जो आई तत्काल प्रभाव से भारत के सामने, वो इस प्रकार की आई। तो बहुत सारी खाली पड़ी प्रॉपर्टियां थी कि भाई ऐसी संपत्तियां राज्य के पास में है जो खाली पड़ी है, उसमें बसाओ। और कुछ जो है ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान चले गए थे अपनी संपत्ति भारत में छोड़कर, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। जैसे उसी को कहते हैं शत्रु संपत्ति विधेयक, उनको शत्रु माना गया, कल शत्रु है भाई, ये पाकिस्तान चले गए, इनकी संपत्ति को जब्त कर लो। कुछ समय पहले तुम लोगों ने शायद सुना हो, राजा महमूदाबाद का ये मुकदमा चला था। राजा महमूदाबाद चले गए थे तो संपत्ति जब्त हो गई, थोड़े समय के लिए विंडो ओपन था कि कुछ लोग गए भी हैं तो वापस भी आ सकते हैं, तो वो वापस आ गए, लेकिन संपत्ति जब्त हो चुकी थी, तो उनका मुकदमा चलता रहा, ठीक है ना। तो ये फिर क्या हुआ, यहां पर ये सबके साथ साथ नारी निकेतन बनाए गए, जहां महिलाएं बहुत तरीके के हैंडीक्राफ्ट का काम करता था, होम्स फॉर विडोज, ऐसी औरतें जिनके पति नहीं रहे हैं, उनकी भी जो है ये अलग से काम, यानी बहुत तरीके का पुनर्वास का काम किया गया, ठीक है ना। तो पुनर्वास मंत्रालय बन रहा है पूरा, शरणार्थी एवं पुनर्वास मंत्रालय, शरणार्थी पूरे लिख देता हूं, 1948 में ये पूरा मंत्रालय बन रहा है, और मंत्रालय की देखरेख पे सब कुछ हो रहा है, मुआवजे वगैरह बांटे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कि जो जमीनें बांटी गई खासतौर पर उन सिखों को या हिंदुओं को जो ज्यादातर खेती के काम में संलग्न थे, तो वो और भी ज्यादा कठिन काम था, क्योंकि उनको गांवों के आसपास लाकर के बिठाना था, और गांवों की स्थितियां शहरों के मुकाबले में और भी जटिल होती हैं, क्योंकि शहर में बगल में कौन करके रहने लगा, ज्यादा मतलब लोग नहीं रखते, लेकिन गांव में रखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, इसका पूरा एक अलग अलग पक्ष भी है कि जो शरणार्थी आए हैं, ये शरणार्थी बोझ बन के नहीं आए, इन शरणार्थियों ने बहुत कंट्रीब्यूशन भी किया। और तुमको कहानी बताऊं कि सरदार पटेल जो सीमा पर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो शिविर लगे थे, वहां जा करके कुछ मुसलमानों को, ठीक है, ये कुछ मुसलमानों को बोला कि भारत में रहो। सरदार पटेल बनारस से जो बनारसी साड़ी के बुनकर हैं, घबरा गए लोग, घबराहट में बहुत गए कि भैया चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, हत्या हो रही है, तो भैया चलो पाकिस्तान जहां भी होगा वहां पर चलेंगे। तो सरदार पटेल जाते हैं और बनारस के उन बुनकरों को कहते हैं कि वापस चलो, ये देश सेकुलर है, ये तुम्हारा भी उतना ही देश है जितना हिंदुओं का और सिखों का। ये सरदार पटेल उनको वापस लाते हैं। 5 दिन 5 क्लास चलेंगी बेटा, ये निधि केवल 5 दिन में तुमको मैं बर्ड्स आई व्यू दे दूंगा, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि बहुत तरीके का ऐसा भी काम किया जिससे कि देश आगे बढ़ा, क्योंकि इस स्किल को रोकना जरूरी था। बनारसी साड़ी दुनिया भर में फेमस है, उसके बुनकर पाकिस्तान चले जाएंगे तो पाकिस्तान को फायदा है। तो हमारे नेता क्या दिमाग लगा रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष रखो, बहुत सारा स्किल सेट है, बहुत सारा कौशल है जो मुसलमानों के पास है, ठीक है, वो मुसलमानों के पास है, तो उनको सबको रोक लो। इसलिए सरदार पटेल हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, सब लोग हिंदू मुसलमान सबकी एकता की बात कर रहे हैं, उसके पीछे आर्थिक हित भी छुपे हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब विभाजन तो बेटा हो ही गया, तो हो ही गया, ठीक है ना। अब देखो अगली चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और धर्म निरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करना है। ये दूसरा बड़ी चुनौती है। कभी कभी क्या होता है
कि संकट काल में आप अपने मूल्यों को गिरवी रख देते हैं। ठीक है, गिरवी रख देता है। ठीक है, अभी आएगी बात गांधी जी और सब लोगों के ऊपर भी। अब देखो यहां पर धर्मनिरपेक्षता एक मूल्य है। पाकिस्तान बन गया तो उसने कहा कि हम तो मुसलमानों के नाम पर देश बन गए। हालांकि जिन्ना वहां पलट गए, उन्होंने कुछ कुछ कहानी अलग शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि बोतल से आपने जिन्न को बाहर निकाल दिया और बोतल से में वापस लाने का मंत्र जिन्ना को पता नहीं था। लेकिन भारत के जो नेता थे उन्होंने कहा कि इंडिया विल बी अ सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष। और यहां हो रहे दंगे, यहां आ रहे शरणार्थी, और शरणार्थी जो है ना बेचारे बहुत कुछ झेल के आ रहे हैं। हिंदू और सिख शरणार्थी इतने गुस्से में हैं कि वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को मार देंगे। अब पाकिस्तान में रावलपिंडी में, पेशावर में और कराची में जिन मुसलमानों ने उनके परिवारों को मारा है, बलात्कार किए हैं, जलाया है, उनका बदला वो दिल्ली में लेंगे या भारत में लेंगे। दंगे की स्थितियां हैं भयानक, और हर तरफ ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि दंगे दंगे में भारत जो है ना उसमें हालत इतनी खराब हो जाए कि हम एक बहुत भयानक गृह युद्ध की दिशा में चले जाए। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है? सांप्रदायिक दंगों से उपजी घृणा है। हिंदू व सिख शरणार्थियों का गुस्सा है, वो एकदम नाराज हैं कि हमें बदला लेना है भाई, हमारे साथ बहुत गलत हो गया है। ठीक है ना, हमें बदला लेना है। और दबाव यह है, ठीक है, कि सभी मुसलमानों को भारत से निकालने का दबाव। दंगे के इलाकों में यही हो रहा है कि भैया इन मुसलमानों ने जो है पाकिस्तान बनवा लिया, इनको तो अब भारत से बाहर चले जाना चाहिए, इनको यहां रुकने का हक नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये है दंगों के हालात, दंगों से निकला गुस्सा और खींच। देख भाई, कभी कभी क्या होता है अचानक से, ठीक है, अचानक से क्या होता है? किसको अमित सर की याद आ रही है? ठीक है, किसको याद आ रही है? बिल्कुल, अमित सर एकदम एथिक्स के तो नंबर 1 टीचर ही है भाई। मैं देख नहीं पाया अमित सर का क्या रेफरेंस चला, बहुत ही अच्छे टीचर है वो, जबरदस्त। तो यहां पर क्या है कि दंगों से निकला गुस्सा और खींचे। और हमारे यहां क्या कहा जाता है कि भैया कोई भी काम गुस्से में मत करना, क्या बोलते हैं, ठंडे दिमाग से काम करो। तो ठंडे दिमाग से जो काम है वो क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता है वो क्या कह रहे हैं, उनका मानना है कि जल्दी से जल्दी मतलब संवैधानिक मूल्यों की तो रक्षा करनी है, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की तो रक्षा करनी है, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य की रक्षा करनी है, और प्लस धर्म निरपेक्ष संविधान निर्माण करना है। अब देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, क्या हुआ भाई? क्या कहानी चल रही है? मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा हूं। कोई समस्या चल रही, कोई बड़ी समस्या चल रही? रुक जाता हूं 2 मिनट। कहानी क्या चली जरा मुझे बताओ, मैं बहुत देर में पलट प्रियम कमेंट देखूंगा ही नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की क्लास जो है कर मैं देखूंगा, दूंगा कमेंट बंद। चल, मैं इसको देखूंगा नहीं, और कल से मैं इस कमेंट बॉक्स को तुम्हारे बंद करवा दूंगा, क्योंकि इसकी जो गति है वो रोकनी पड़ेगी भाई। ये ऐसे नहीं चलेगा, इतना जो है ना गति से तुम लोग कमेंट करते हो। टीचर का भी एक फोकस होता है ना, मुझे ये लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कोई वॉइस वगैरह की दिक्कत तो नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं। अब देखो, कुछ चीजें जो हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो तुम बफर की तरह दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे होगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे तुम्हें यहां बताना नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये निर्माण हुआ, ये हुआ, वो फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, तुम सब जानते हो, पॉलिटी में तुमने पढ़ाई है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है कि संविधान हमारा जो है वो धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को आत्मसात करता है, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को आत्मसात करता है ना। शब्द का इस्तेमाल किया हो ना किया हो, लेकिन वो ये नहीं कहता है, वो कहता है कि धर्म का राज्य से कोई लेना देना नहीं और राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो ये सेकुलर स्टेट, इतने तनाव के बीच धर्मनिरपेक्षता की और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करनी है। इसलिए गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, ये सारे देश के जो नेता हैं हमारे बड़े बड़े, सब जाकर के लोगों से कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की राह पर नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल आदर्श सर ने पढ़ाया होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट में स्किप कर जाऊंगा। इसलिए 5 क्लासेस में पोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा आप बफर के तौर पर दूसरे सब्जेक्ट्स में ज्यादा डिटेल से पढ़ चुके होते। तो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा घूम घूम करके ये जा रहे हैं, और वहां पर जो है संविधान के अंदर भी इस तरीके के प्रावधान बनते हैं। यानी भारत के अंदर क्या हो रहा है कि विभाजन की त्रासदी से निपटते हुए भारत को संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाना, ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका सामना हमारे नेताओं ने किया। अब यहां एक चीज देख लो, गांधी जी की हत्या हो जाती है 30 जनवरी 1948।
देश भर में तब तक दंगे चल रहे हैं, जगह जगह दंगे चल रहे हैं। और गांधी जी की हत्या जैसे हुई 30 जनवरी को, पूरे देश में दंगे रुक गए। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब गांधी जी ही दंगा करवा रहे थे। नहीं, गांधी जी की जान जाने के बाद कभी कभी होता ना, पूरा समाज नशे में चल रहा है, एकदम मस्त है, टुल्ल है, और जब पापा सामने आ गए, मारा लपड़ खींच के तो झम से नशा उतर गया, शौक लगा तो नशा उतर गया। गांधी जी की हत्या जब कर दी नाथूराम गुडसे ने, तो देश को एक शौक लगा, और शौक के साथ गिल्ट लगा। ठीक है, गिल्ट जैसा, ठीक है, गिल्ट आ गया उनके अंदर। चलो, अब ये गिल्ट जो था उसमें दंगे वहां पर रुक गए। अब यहां पर क्या होता है कि अगली बड़ी चुनौती तो क्या है, ये भाई शरणार्थी और पुनर्वास की समस्या तो हम लोगों ने देख ली। अगली बड़ी चुनौती क्या सामने आने वाली है? वो चुनौती है राष्ट्र का अंतिम नक्शा बनाने की चुनौती। अंतिम नक्शा बनाने की चुनौती, ये दूसरी चुनौती बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? अंतिम नक्शा बनाने की चुनौती। भैया अंग्रेज जो है उन्होंने इस देश का बंटाधार करने में कोई कोर कसर छोड़ी तो नहीं थी। ठीक है, 1947 में वो क्या करके गए? 1947 में उन्होंने कहा कि भारत का बंटवारा, विभाजन किया, और विभाजन दो हिस्सों में भारत बनाया, पाकिस्तान बनाया। लेकिन भाई इस विभाजन के साथ साथ अंग्रेजों ने एक और खेल कर दिया कि 565 के करीब रियासतें, उनको इन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया। स्वतंत्र छोड़ के कहा कि भारत या पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन बहुत सारी रियासतों ने स्वतंत्र होने का स्वप्न भी पाल लिया, क्योंकि वहां पे राजा महाराजा ना, इन रियासतों में कौन है? राजा है। और ये जो राजा हैं ये क्या चाह रहे हैं कि भैया हमारा राजतंत्र बचा रहे, ठीक है, समझ गए ना? कि अगली बड़ी चुनौती क्या आ रही है कि भाई हमको तुमने आजाद तो कर दिया और कह दिया कि भारत और पाकिस्तान दो जो है बड़े राष्ट्र यहां पर बनेंगे, और रियासतें जो हैं भारत या पाकिस्तान की, उसमें किसी एक में शामिल हो जाएं। अंग्रेजों ने बाल्कनाइजेशन का प्लान ड्रॉप किया, क्योंकि कांग्रेस जो है ना उसने कहा हम आंदोलन में चले जाएंगे। लेकिन रियासतें तो रियासतें हैं, यहां कौन बैठे हैं? यहां तो है रियासतों में राजा या नवाब। ठीक है, यहां या तो राजा महाराजा है या यहां पर नवाब है। ये लोग कौन है भाई? ये लोग हैं राजतंत्र के पोषक। ठीक है, ये है यहां इनका राजतंत्र, राजा हो रहा है, नवाब हो रहा है। ये आखिर भारत में या पाकिस्तान में शामिल क्यों होना चाहेंगे? तो बहुत सारे राजा स्वतंत्र भी होना चाहेंगे। ठीक है, स्वतंत्र होना चाहिए। और यहां से क्या हो गया कि इस पूरी ब्रिटिश स्कीम की वजह से यह चुनौती उत्पन्न हो गई कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? भारत, पाकिस्तान, ठीक है, और बांग्लादेश वगैरह सबको जोड़ दो। भारतीय उपमहाद्वीप में खंडित भूगोल है। ठीक है, में राष्ट्रों का खंडित भूगोल, यानी कि भैया इस पूरे इलाके को टुकड़ों में तोड़ देने की साजिश है। ठीक है, कई राष्ट्रों के निर्माण की संभावनाएं मौजूद, क्यों मौजूद है? ब्रिटिश नीतियों का परिणाम है, ब्रिटिश नीतियों का परिणाम। और ये जो ब्रिटिश नीतियां हैं ये दरअसल भारत को दो हिस्सों में तोड़ती थी। एक ब्रिटिश भारत हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, वो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अच्छा भाई, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो अभी आने वाली हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की सारी क्लास तक चैट बॉक्स को बंद कर दे। ठीक है, चैट बॉक्स को बंद कर दे। ठीक, चैट बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि जब तक चैट बॉक्स तो हम बच्चों की कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं कि वो चैट कर सके, लेकिन इस तरीके की जो चैट है ना वो मैं बहुत टॉलरेट नहीं करूंगा। आप चैट बॉक्स उसको बंद कर दीजिए, एकदम क्लोज। अगर अभी टीम सुन रही है तो आप क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज मैं आज अभी बता दूंगा तब आप क्लोज कर दीजिएगा। कमेंट्स खत्म। कई राष्ट्रों के निर्माण की यहां पे संभावनाएं मौजूद है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश नीतियां यही है कि भारत का जो उपमहाद्वीप है वो खंडित हो जाए, टुकड़ों में टूट जाए। और ये जो रियासतें हैं हमारी, ठीक है, ये जो हमारी रियासतें हैं वो रियासतें क्या है? ये लगभग 48% भूभाग है और 28% जनसंख्या इनमें रह रही है, लगभग आधा भारत। अंदाजा लगाओ 48% के करीब का भूभाग और 28% के करीब भारत की कुल जो जनसंख्या है वो कहां पड़ा है? रियासतों में। अरे पाकिस्तान तो कुछ नहीं था पाकिस्तान, वो तो दिख रहा था कि अंग्रेजों ने बना दिया। उससे बड़ी चुनौती तो यही थी कि क्या होगा भाई इस देश का। ठीक है, माउंटबेटन योजना बैकडोर से रियासतों को यह आजादी दे रही है। उन्होंने कांग्रेस को खुश करने के लिए कहा कि आप भारत या पाकिस्तान में विलय होगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में आपका विलय होगा। और फिर कहा कि एक्सट्रीम कंडीशंस में
आपकी स्वतंत्रता पर हम विचार करेंगे। रणनीतिक रूप से ब्रिटेन ये चाहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप छोटे छोटे टुकड़ों में कटे। ठीक है, वजह क्या है? वजह यह है कि क्या अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे तो फिर भारत में दखल नहीं देंगे? अंग्रेजों के पप्पा अमेरिका ने कहा कि पूरी दुनिया पर राज करना है ना, मजबूत ताकतवर देश चुनौती देगा, छोटा छोटा टुकड़ा हुआ देश जो है ना वो हमारा पिछलग्गू बन जाएगा, हम रोटी डालेंगे और उसको टुक 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 करेंगे, वो चलाएगा पीछे पीछे। फर्क है ना, चाइना आंखें तरेरता है अमेरिका को। भारत ने हाल के दिनों में ट्रंप ने जो है कहा कि मैंने रुकवाया, ये करवाया, और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग कह रहे हैं कि नहीं ये झूठ है। अब झूठ है सच है जो कुछ भी है, भारत ने अपनी संप्रभुता के साथ में समझौता नहीं किया, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। और पाकिस्तान क्या है? अमेरिका का पालतू कुत्ता। अभी यासीन मुनीर को बुला लिया, आजा बेटे तुझको डिनर कराता हूं, ईरान वाली वॉर में तुमको मैं शामिल करवाऊंगा। अबे ईरान पाकिस्तान पड़ोसी है, तुम झगड़ा करवाओगे, तुम्हारा जो है ना तुमसे कोई नहीं बोलेगा, तुम तो गुंडा हो, पाकिस्तान के संग तो दिक्कत है। समझ रहे? तो ये समस्या क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी बार बार कहता हूं कि ये क्लासेस जो है ना, इस तरीके की क्लासेस आपके लिए जितनी फायदेमंद हो सकती हैं, ये तो फैक्ट शीट रखने की कोशिश करते हो, स्लाइड शो खेलने की कोशिश करते हो, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। ये क्लासेस हैं जो सबसे फ्रूटफुल होने वाली है। मेन एग्जामिनेशन तुम निकालोगे धार से इंटरव्यू में तभी पहुंचोगे जब इस अप्रोच से पढ़ोगे। क्या हो रहा है? अंग्रेज यहां ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के इस भूभाग पर नियंत्रण चुनौती बन गया। नियंत्रण जरूरी है, क्यों? रूस पर नजर रखनी है, चीन पर नजर रखनी है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट ये देश है भारत, इस पर भी नजर रखनी है। इसको तोड़ दो, इतने टुकड़ों में तोड़ दो, और जब टुकड़ों में तोड़ोगे, आज का पाकिस्तान जब है तो उससे मिडिल ईस्ट पर नजर रखनी है, एशिया के बाकी हिस्से पर नजर रखनी है। देख रहे हो ना ईरान को कैसे घेर के बैठे हैं, ईरान को कैसे घेर के बैठ गया हर जगह से अमेरिका। कहीं लाल सागर में एक युद्ध पोत खड़ा, भूमध्य सागर में दूसरा युद्ध पोत खड़ा, तीसरा जो है वो जो है बाकी छोटे छोटे देशों के अंदर इजराइल से के ईरान छोड़ करके आसपास के हर देश में मिलिट्री बेस है अमेरिका का। तो क्या चाह रहे हैं कि दुनिया के इस भूभाग पर नियंत्रण रखना है, और दुनिया के इस भाग पर नियंत्रण रखना है, इसलिए क्या है, छोटे व कमजोर देश बने तो ज्यादा अच्छा है। ये इनकी पॉलिटी है, इनकी सोच है, इनकी नीति है कि इस इलाके को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर रख देना है। ये मुर्गा लड़ाते हैं आजकल हमारे यहां लोग, सरदार पटेल, नेहरू, ये वो दुनिया भर की चीजें, अब बेकार है। चुनौतियां देखो जरा, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारे पास है एक बब्बर शेर, ठीक है, उनका नाम है वल्लभ भाई पटेल, कटिबद्ध प्रतिबद्ध राष्ट्रवादी गांधीवादी नेता, भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और उसके साथ साथ अपने सहयोगी उन्होंने बनाया वीपी मेनन को, वीपी मेनन को। इन दोनों लोगों ने कहा कि भाई रियासतों का करना है एकीकरण। छोटी मोटी रियासतें थोड़ी ना, कितनी रियासतें, ठीक, रियासतों के एकीकरण की नीति, रियासतों के एकीकरण की योजना इन लोगों ने बनाई। और रियासतों के इस एकीकरण की जो योजना में क्या हुआ है कि इनको दो तरीके के स्टेट्स मिल रहे हैं। एक, ज्यादातर मामलों में तो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों ने फोन ऑन कर दिए और कह दिया कि ऐसा बेटा अब इस इलाके में भारतीय जो राज्य है उससे अलग तुम रह नहीं पाओगे, तुमको छोड़ेंगे ही नहीं। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो इलाके थे, छोटी रियासतों का तो विलय हो गया, छोटी रियासतों का विलय हो गया, छोटी बड़ी कई रियासतों का सफल विलय हो गया। ये बताएंगे कि कैसे विलय करवाते थे। 3 रियासतें बड़ी चुनौती बन गई, 3 रियासतें बड़ी चुनौती बन गई। कौन कौन हम लोग जानते हैं? 1 जूनागढ़, 2 हैदराबाद, 3 कश्मीर। जूनागढ़ हैदराबाद तो निपट गए, जूनागढ़ और हैदराबाद तो निपट गए, बचे कौन? बचे हमारा कश्मीर। आज भी ना जिसको कहते हैं कलेजे में टीस उठती है। विलय का इनका जो तरीका था, वो विलय का तरीका, अच्छा एक चीज ध्यान रखना मुझे, वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि इसमें नेहरू नहीं है। नेहरू प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री दोनों एक स्वर में बोल रहे हैं। कश्मीर को लेकर के नेहरू कह रहे हैं कश्मीर भारत में रहेगा, सरदार पटेल कह रहे हैं कश्मीर दे दो, छोड़ दो कश्मीर। आखिरकार बातचीत होती है, सरदार पटेल नेहरू से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं कश्मीर भी लेना है। लेकिन ये दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आजकल क्या फैशन चल गया, वल्लभ भाई पटेल होते, अरे वल्लभ भाई पटेल होते यार। ये नेहरू और वल्लभ भाई पटेल की जोड़ी है जो साथ चल रही है, या आपस में कोई लड़ नहीं रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं? कोई दिखाएगा कोई तथ्य नहीं है, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ये करते क्या थे? एकीकरण की योजना इन्होंने बनाई और इन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
विलय का जो समझौता है उसमें 3 चीजें होनी चाहिए बेटा। रक्षा का काम हम देखेंगे, ठीक है, नंबर 2 विदेश नीति हम देखेंगे, और संचार हम देखेंगे। ये 3 चीजें अगर किसी देश के हाथ में आ गई तो और कुछ रह कहां जाएगा, ठीक है ना, और कुछ रह कहां जाएगा। बोले कि समोसा हम खाएंगे, छोला हम खाएंगे, और प्लेट हम घर ले जाएंगे, बाकी जो बचे वो तुम्हारा। इतनी चीज है यहां पर। तो ये क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बना रहे, विलय पत्र बना रहे, ठीक है, विलय पत्र, और इसको कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र। और उस विलय पत्र की खासियत क्या है, उसमें कहा जा रहा है कि भैया इसमें 3 चीजें हैं जो हमारे पास है। एक तो हम ले लेंगे रक्षा, दूसरा ले लेंगे विदेश, और तीसरा ले लेंगे संचार, और बाकी तुम जो नहीं दोगे वो तो हम अपने आप ही ले लेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद तो हम अपने आप ही ले लेंगे, कुछ आपके पास में बचा ही नहीं का। अब देखो ये बड़ा काम कोई बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है, राज्य तैयार नहीं है। ये तो सबको पता है कि अब इंडियन स्टेट बहुत ताकतवर है, वो पटक के मारेगा। पहले होता ना कि भैया हम तुमको समझा रहे हैं, समझ लो बात को, समझ लो, नहीं समझे तो 4 हाथ लगा, जम। तो 4 हाथ मारने की नौबत ना है तो बहुत सारे स्टेट तो माने कि चलो ठीक है पहले समझ लो, इज्जत दे रहे हैं, राजा मान रहे, पगड़ी वगड़ी बरकरार रखी तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो इस पर माने। अब इन्होंने क्या किया कि कई जगहों पर जो है रियासतों से कहा गया कि आपको हम थोड़ा समय दे रहे हैं और हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी किए गए, यथा स्थिति के भी समझौते हुए कि थोड़े समय हम आपके संग यथा स्थिति पे हैं। प्रपोजल ये है, ये हमारा विलय पत्र है, इस पर सोच लो, विचार लो, तुमको कुछ सुविधाएं वगैरह भी दे देंगे, ठीक है, कुछ जो है वो देने लगेंगे, और ये क्या होगा कि आप समय ले लीजिए, हमारे पास वापस आ जाइए, तब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आ जाइएगा, ठीक है, तब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और यहीं पर यह कहा गया कि आपकी जो उपाधियां हैं, आपके प्रीवी पर्स हैं, ये सब आपको बने रहेंगे। यानी आप राजा हैं, आप हाथी पे चलते हैं, हौदा लगा के, मुकुट पहनते हैं, पगड़ी पहनने लगे थे, मुकुट नहीं पहनते थे, और उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़ करके मुकुट के ऊपर लगाते थे, ये सब चीजें वो लगा लेते थे बढ़िया आराम से। तो कहा गया कि ये सब सुविधाएं, आपका उपाधि की आप राजा हैं या महाराजा हैं वो बना रहेगा, आपकी शानो शौकत जितनी है व्यक्तिगत रूप से आपकी बनी रहेगी, आपको प्रीवी पर्स यानी आपको जो है इस तरीके का जो आपका खर्चा है, खजाना है, उसमें एक हिस्सा जो आपके जीवन यापन के लिए जरूरी है शानो शौकत के साथ बना रहेगा। तो वो सब चीजें भी यहां पर दी गई। तो कुल मिलाकर के ये रियासतों के साथ में मसला रहा। अब यहां एक कहानी जूनागढ़ की, कोई कहानी नहीं, केवल समझना है, फिर मैं कह रहा हूं इसको केवल समझ लेना है जल्दी से, बहुत लोड इसका लेना नहीं है। जूनागढ़ की कहानी क्या है कि 80% हिंदू हैं यहां, ठीक है, 80% हिंदू आबादी है, और जो शासक है मुस्लिम है, ठीक है, शासक जो है वो मुस्लिम है। नवाब ने कहा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। जूनागढ़ कहां है, गुजरात, ठीक, क्या हम जाएंगे पाकिस्तान। कहा गया कि नहीं पाकिस्तान में नहीं जा सकते, तो ये इलाका जो है ना बंटवारे में पाकिस्तान के साथ गया नहीं, और हम तुमको वहां पर जो है पाकिस्तान के साथ नहीं जाने देंगे। जनता जो है नाराज हो गई, और जनता जो है जूनागढ़ में आंदोलित हो गई। जब आंदोलित हुई तो फिर जनमत संग्रह करवाने की बात भारत सरकार ने कही। भारत सरकार ने कहा कि जनता से पूछो, जनता की मांग चलेगी और जनता जो चाहेगी वही होगा। तो क्या होगा, जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह। हिमांशु मॉडर्न इंडिया के लिए बेटा ना ये सारे फैक्ट्स तो तुम लोगों को मैंने दे ही दिए हैं अपनी पीपीटीज के साथ में, ठीक है, तो अब मैं और कुछ नहीं देने वाला हूं, सब कुछ आपके पास में आ गया, ठीक। चल, तो शासक मुस्लिम है, तो जब यहां पर यह कहता है कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे, ठीक है, पाक में विलय करेंगे, तो यहां हो जाता है हस्तक्षेप, और भारत की ओर से भाई वीपी मेनन जाते हैं, कहते हैं ये तो भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम चिंता ना करो, ज्यादा उछलो मत, कूदो मत, तुम हमारे इलाके में रहते हो, पाकिस्तान पाकिस्तान करोगे, बहुत मारे जाओगे पटक के, ठीक है। अच्छा, शुरू की क्लास वाला मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है, एक बार और देखते हूं, ठीक है। तो पाक में विलय की इनकी इच्छा है, लेकिन यहां पर सरदार पटेल और वीपी मेनन कहते हैं, अब भैया देखो जनता से कहा जाता है कि तुम पूछ लो, जनता को कांग्रेस के साथ सहानुभूति है, वो भारत में रहना चाहती है, उसको बस ना सुरसुरी देने की जरूरत थी, चिंगारी देने की जरूरत थी। जनता आंदोलित हो गई, और जब जनता आंदोलित होने लगी तो उसी समय तुरंत जो है कहा गया कि भाई हम तुमको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता की राय के आधार पर हम निर्णय लेंगे, इसलिए जबरदस्ती नहीं, जनमत संग्रह करवा लो। और बम्पर, बाप रे बाप, जनमत संग्रह जब हुआ तो 99% जो वोट था वो भारत के पक्ष में, भारत के पक्ष में। अब जूनागढ़ के जो नवाब थे वो बेचारे सोचे कि हमारा सूर्य जो है अभी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हो गया है अस्त, ठीक, और हम अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से आ गया इधर, ठीक है। अब देखो दूसरी कहानी और इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो आदमी है ना, हैदराबाद का निजाम, कहानी पढ़ते पढ़ते कितनी बार तुम हैदराबाद का निजाम निजाम निजाम, ये अजीब पलटू आदमी है, गजब पलटू आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी मराठों के साथ मिल जाएगा तो टीपू से लड़ रहा होगा, ठीक है। ये पहले तो क्या कर रहा है कि मुगलों के यहाँ वजीर है तो चला गया अपना राज्य बना लिया, ठीक है, जनमत संग्रह से स्टेट बना, बिल्कुल। तो नवाब क्या कर रहा है, वजीर है और अपना राज्य बना लिया। अपना राज्य बनाने के बाद में कभी मराठों के साथ मिल गया तो टीपू के ऊपर हमला है,
कभी जो है अंग्रेजों के साथ मिल गया तो टीपू के ऊपर हमला है, कभी मराठा अंग्रेज टीपू जो है और निजाम मिल गया तो टीपू पे हमला है, और कभी जो है मराठों पर हमला है। कोई भरोसा नहीं होता पिक्चर ना कि थोड़ी देर के बाद दिमाग का दही हो जाएगा। भैया ये निजाम वाला कैरेक्टर नहीं, बिल्कुल समझ में उनको नहीं आ रहा, इसको हटाओ, इसको बाहर करो। बहुत ही नॉन सीरियस कैरेक्टर है, एक जगह पर टिक के तो रहो लाइफ में। लेकिन ये स्टेट बहुत बड़ा है। ये क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी रियासत है, ठीक, भारत की सबसे बड़ी रियासत है भाई। और जो नवाब है, नवाब अंग्रेजों व मुस्लिम लीग के करीब है। अब बैठा कहां है? हैदराबाद, तुम सबके सब जानते हो हैदराबाद। हाँ हाँ, ये पलटू चाचा थे। तो बहुत करीब है उनके, तो करीब है, तो कह रहे हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा, हमारा तो ऊपर तक कांटेक्ट है। और इसके जो है, इसकी एक विश्वस्त गुंडों की फौज थी जो सेना पुलिस सब तरीके से काम कर लेते थे, उनको कहा जाता था रजाकार, ठीक है। तो रजाकार जो हैं जनता के दमन के लिए बदनाम है, बुरी तरीके से ये लोग जनता के दमन के लिए बदनाम। रजाकार जहां पर कुछ ऐसा होगा पीट देंगे जाकर के। बस दिक्कत क्या है कि यहां पर भी 85% जनता वो क्या है, हिंदू है। बड़ा खतरनाक आदमी है। एक बार बीपी मेनन गए, ठीक है, बीपी मेनन गए तो बीपी मेनन ने इनको कहा कि भैया मान जाओ मान जाओ, कर लो विलय। तो ये जो बैठा था, पहले भाई होता था कि सुरक्षा सुरक्षा होनी चाहिए। वीपी मेनन लिखते हैं कि ऐसे एक बड़ा सा पेन था, ये तो छोटा पेन है, थोड़ा बड़ा पेन था, उस बड़े पेन से कहा कि साइन करने ही बैठे हैं। और उसके बाद उसने खड़ा क्रुक कड़ाक क्रुक ऐसे किया भैया, और वो पेन उसने बनवाया था स्पेशली कि वो दिख रहा है पेन, और ये जो है ना हाथ का जादू किया और खट से बना दिया रिवॉल्वर। वीपी मेनन की वो जान लेना चाहता था, ऐसा ये खूंखार आदमी था बुढ़ा, लेकिन भैया पैसा इतना हैदराबाद के निजाम के पास था कि कहीं नहीं सकते। तो बड़ी हिम्मत थी इसके अंदर, और बड़ा बदमाश किस्म का आदमी था। तो इसने कहा हम जाएंगे पाकिस्तान। बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा जब दिक्कत हुई तो उसके बाद में क्या हुआ कि भाई उंगली को करना पड़ गया टेढ़ी, ठीक। और सितंबर 48 था, सरदार पटेल ने कहा कि अब चलो बेटा हैदराबाद में खेलेंगे पोलो। ऑपरेशन का नाम रख दिया पोलो, ठीक है। पोलो जानते हो, घोड़े पर बैठ के ऐसे जो हॉकी खेली जाती है वो पोलो, ठीक। और हैदराबाद में जो पुलिस है, पुलिस की कार्रवाई है, सेना भी नहीं गई है पूरी तरीके से, पुलिस लेके गए खाली। वहां पहले बवाल चल रहा, कम्युनिस्ट वहां लड़ रहे हैं निजाम के खिलाफ, तो नीचे भी निजाम को चोट पड़ रही, और इधर से पहुंच गए सरदार पटेल ने जो अपनी पुलिस भेज दी। तो हैदराबाद में हो गई पुलिस कार्रवाई, नाम रखा पोलो। और पुलिस पहुंची, उसने पोलो खोला, तब से एकदम मुंह में पहला पोलो मिंट खाया और कहा कि बेटा आ जाओ, 5 दिन में समर्पण इनको कर दिया, ठीक। ऑपरेशन पोलो, क्योंकि इनके संग जबरदस्ती करना बेहद जरूरी हो गया था। और इस तरीके से ये जो है साहब निपट गए, हैदराबाद के निजाम भी निपट गए, ठीक। इनकी भी कहानी का यहां पर अंत हो गया, पटाक्षेप हो गया। अब देखो भाई, तीसरी जगह बची कश्मीर। कश्मीर कहते ही हाय निकल जाती है ना सबके, अरे यार ऐसा नासूर बना है जैसे कैंसर नहीं होता है ना, ये बना दिया अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशंस ने, इन सब ने धोखा दिया, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान को बैठा दिया, नासूर बन गया। जैसे कैंसर होता है कि भैया पेट में कैंसर है, और रेडियोथेरेपी करवा ली, कीमो करवा ली, थोड़ा हिस्सा काट के अलग निकाल दिया गया, डॉक्टर ने कहा कि देखो अब क्या होगा। थोड़ी देर में पता चला कि कैंसर दिमाग में आ गया, अभी अंदर ठीक नहीं हो रहा है, जान लेके मानेगा। तो कश्मीर उस तरीके की एक समस्या है। तो कश्मीर में क्या हुआ है कि कश्मीर की डेमोग्राफी में एक बड़ा जबरदस्त अंतर है कि यहां बाकी जगहों की तुलना में जो आबादी है लगभग 77% मुस्लिम आबादी है, ठीक है, 77% मुस्लिम आबादी। अभी तक लग रहा था चलिए सर जूनागढ़ हैदराबाद तो इसलिए मिल गए क्योंकि यहां पे हिंदू थे, तो कश्मीर भी देखो क्या हुआ, 77% मुस्लिम आबादी, ठीक है। शेख अब्दुल्ला, अभी जो फारूक अब्दुल्ला है, और फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला के बाबा शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के बड़े करीब है। तो शेख अब्दुल्ला को इन्होंने एक पार्टी बनवाई है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम था। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, बेकार है, ये मुस्लिम करते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, जनता में बहुत लोकप्रिय है और भारत में विलय की मांग कर रही है। अब देखो इंटरेस्टिंग केस, यहां मुस्लिम आबादी है और वो भी जो है मांग कर रही है कि हमारा भारत में विलय होना चाहिए, ठीक है, भारत में हमारा विलय होना चाहिए। और यहां पर 2 जगहों पर हिंदू आबादी और नवाब मुसलमान, और यहां पर मुस्लिम आबादी और राजा हिंदू, राजा हरि सिंह हिंदू। अब राजा साहब जो है, राजा है, स्वतंत्र होने की चाहत है कि हम कश्मीर को स्वतंत्र रखेंगे, ठीक है, ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। बहुत दिन टरकाए रहे,
ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। आ गया सितंबर, पाकिस्तान को ना कश्मीर चाहिए था। क्यों चाहिए था? कश्मीर जो है ना पाकिस्तान को अपने आप से नहीं चाहिए था, ब्रिटेन अमेरिका उसके कान में डाल दिए थे कि बेटा ये जगह ले लो। क्यों? कश्मीर का भू रणनीतिक महत्व है, भू रणनीतिक महत्व। कश्मीर की समस्या तुम लोग पढ़ते हो, कश्मीर की समस्या यूएन ने उलझाई ही इसीलिए, माउंटबेटन और अमेरिका ने उलझाई ही इसीलिए क्योंकि उसकी भू रणनीतिक महत्ता है। कश्मीर की लोकेशन देखो, चीन अप्रोच करना है, चीन पहुंच जाओ। कश्मीर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस वाला पूरा इलाके पर पहुंच जाओ, ठीक है, वहां पर पहुंच जाओ। कश्मीर अगर स्वतंत्र है तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर नजर है आपकी, ठीक है। ऊंचा पहाड़ी इलाका है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा सेफ है। ऊंचा इलाका सेफ होता है, किसी के घर तुम गए हो, पत्थरबाजी हो गया, झगड़ा हो गया है, वो बैठा 3 मंजिल के छज्जे पर ऊपर और तुम नीचे से पत्थर फेंक रहे हो, कितनी ताकत लगा के पत्थर फेंक रहे हो, दूसरी मंजिल से वापस आ जा रहा है और दुश्मन कहां छुपा है वो आप देख नहीं पा रहे। आदमी जो देख रहा है, अच्छा बेटा यहां बैठो, 3 मंजिल से निकला, इतना बड़ा ईटा लिया, गप से मारा, कहा तुम छुपोगे कहां? वो तुमको ऊंचाई पर है, देख रहा है, माउंटेड पोजीशन जिसको कहते हैं ना मिलिट्री स्ट्रेटजी में, माउंटेड पोजीशन पे। इसीलिए अगर घोड़े पे बैठ के कोई आता था तो पैदल सैनिक उसके सामने बेकार थे, क्योंकि वो था माउंटेड पोजीशन में। पैदल कैसे मारेगा? ऐसे मारेगा, तलवार मार रहा है कि चाकू मार रहा है, और वो लेके भाला बैठा, कब से मारा, निकल गया, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकली भू रणनीतिक महत्व है कश्मीर का, इस वजह से इसको उलझाए रखने की इनकी इच्छा है। तो सितंबर में क्या हुआ? कबायली आक्रमण। सितंबर 1947 कबायली आक्रमण। कबायली मतलब ये था कि कबीलों का आक्रमण था। क्या ये दरअसल सेना थी, पाकिस्तानी सेना थी, उसने आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो हरि सिंह चौंक गए कि ये क्या था, हम तो सोच रहे थे यार कि हम स्वतंत्र बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो हमको दुइयों दिन स्वतंत्र नहीं रहने देगा, ये तो हमको मार के खा जाएगा। तो राजा हरि सिंह घबरा गए। जब घबराए तो तुरंत नेहरू जी और सरदार पटेल को कहा कि भैया बचाओ। तो भैया ने कहा कि पहले बचाओ नहीं, पहले तो तुम आओ, इतने दिन से बेटा समझा रहे, अब तुम्हारी ना जब एकदम जान पे बनी आई है तो तुमको बुद्धि आ रही है ना। तो सितंबर में ये बात हुई और पाकिस्तानी सेनाएं श्रीनगर के बहुत करीब तक आ गई। तब तक सोच विचार कर ही रहे थे और इसके बीच में सरदार पटेल ने इनके सामने रख दिया विलय पत्र और कहा कि जल्दी जल्दी विलय पत्र करो, क्योंकि अब श्रीनगर से भी जो सेना अगर पाकिस्तान की आ जाएगी तो फिर हम कितने दिन तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। और उसी हस्ताक्षर में सरदार पटेल ने ये जो 370 अनुच्छेद 370 था ना, आर्टिकल 370, उसको यहां पर लागू करवाया कि राजा को फिलहाल थोड़ा सा संतोष रहना चाहिए कि हमें कुछ कश्मीरियों को विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है, विश्वास हम लोग जीत लें। तो ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और फिर जो है भारत की सेनाएं गई और उनको पीछे ढकेल रही, पाकिस्तान की सेनाओं को पीछे ढकेल रही है। इतने बीच में क्या हुआ कि माउंटबेटन और नेहरू जी में बातचीत हुई। नेहरू जी विश्व संस्थाओं पर बहुत विश्वास करते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेहरू जी विश्व संस्थाओं पर, वैश्विक संस्थाओं पर, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर बहुत विश्वास करते थे। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई हम, ये गलत बात है, नया नया आजाद हुआ और आपने ये व्यवस्था बनाई तो ये हमला करके लेगा हमसे, यानी युद्ध छेड़ेगा। तो माउंटबेटन ने कहा कि यूएन में आप प्रश्न उठा दीजिए। नेहरू जी इस केस को लेकर यूनाइटेड नेशंस में चले गए और ब्रिटिश और अमेरिकन तैयार बैठे थे कि नेहरू जो है ना भोला भाला आदमी है, ठीक है, उसूल वाला, तो इसको उल्लू बनाना बढ़िया है, ये लेकर चले गए यूनाइटेड नेशंस में। और वो यूनाइटेड नेशंस में तुरंत युद्ध विराम हो गया और जहां पर पाकिस्तान की सेनाएं खड़ी थी उसके उधर का हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये सुविधा युद्ध विराम की होती है, जो आगे बढ़त ले लेता है युद्ध विराम करता फायदे में जाता है। तो यहां से मामला यूएन में चला गया और यूनाइटेड नेशंस में जाकर के ये पूरा मामला उलझ गया, ठीक है। भारतीय सेनाएं इस विलय पत्र के बाद कश्मीर पहुंची, पाकिस्तानी कबीलाई सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। लेकिन भैया हुआ क्या कि यहां पर माउंटबेटन की सलाह पे नेहरू जी, माउंटबेटन की सलाह पर नेहरू जी मामले को यूएन लेकर गए और उसके बाद तो हो गया कांड हुआ ये कि भैया यहां पर युद्ध विराम के बाद युद्ध विराम हुआ और युद्ध विराम के बाद में पीओके, पाक ने कश्मीर के, रुको एक मिनट यहां नहीं आएगा, यहां फिर क्या हुआ, युद्ध विराम हुआ और युद्ध विराम के बाद क्या हुआ, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो बन गया कि वहीं पे युद्ध विराम हुआ और ये पीओके बन गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, यानी कश्मीर का एक हिस्सा उनके पास चला गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारे राज्य जो हैं उनके साथ अलग अलग तरीके के समझौते हुए, जैसे ये 3 बड़े केसेस हो गए।
सिक्किम के साथ एक समझौता हुआ जिसको कहा जाता है संरक्षित राज्य समझौता, कि हम संरक्षित राज्य हैं, हम आपको पूरी तरीके से नहीं मतलब मिला रहे, हम आपका संरक्षण करेंगे। बहुत सारी जगहों पर क्या हुआ कि फिर जनमत संग्रह करवा लिया गया। जैसे 1950 में सिक्किम से समझौता हुआ, 1975 में जनमत संग्रह हुआ। पहले माहौल बना दिया गया, और माहौल जो है और जो पूरा माहौल है उसके बाद जनमत संग्रह हुआ और भारत में उसका विलय हो गया। ठीक है, अब देखो ये पहली चुनौती। हम लोगों ने क्या देखा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई भारत का अंतिम नक्शा बनाने की चुनौती। पहली कहानी तो कि 565 रियासतें थी, इनको निपटाने की चुनौती। लेकिन भाई दूसरा इसी का हिस्सा है, 1947 में ब्रिटिश गए, परंतु फ्रांसीसी व पुर्तगाली बने रहे। याद है ना, हम लोग आगमन की बात कर रहे थे और प्रस्थान की बात कर रहे थे, तो ये बात हुई थी ना। कहां कहां बसे रहे फ्रांसीसी? पौंडीचेरी, या आज के हिसाब से पुदुचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी ये अभी फ्रांस के कब्जे में बना रहा, और हमारा जो गोवा है वो पुर्तगाल के कब्जे में बना रहा। ये लोग इतने बोले थे कि इनको समझ में नहीं आया कि भारत में कौन सा कांड हो चुका है। ठीक है, कौन सा कांड हो चुका था? अरे नेहरू जी की गलती से हमारा कश्मीर बेटा जो चला गया ना, नेहरू जी और पटेल के बीच में इसको लेकर विवाद है। विवाद यह है कि सरदार पटेल कह रहे हैं कि कश्मीर हमें चाहिए नहीं, कश्मीर जो है पाकिस्तान को दे दो। नेहरू जी की जिद है कि इतना आधा कश्मीर बचा रहा, इसको उल्टा कहना चाहिए। ये नेहरू जी की जिद थी कि आधा कश्मीर बचा रहा, और हम जो है ये कहने में सक्षम हुए कि हम पीओके एक दिन हड़प लेंगे, वरना तो इतना भी दावा नहीं रह जाता। अखंड भारत का मतलब है कि जिसका विभाजन ना हुआ, खंड ना हुए हो। ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश का सब हिस्सा भारत में आ जाए। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर क्या हुआ कि फ्रांसीसी पौंडीचेरी में है, और पौंडीचेरी के साथ साथ कुछ छोटे 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 और इलाकों में भी फ्रांसीसी हैं जो उनके पास बचे रह गए थे। एक बंगाल में चंद्रनगर था, कराईकल था, यनम था, माहे था, इस तरीके के छोटे 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 कई जगहों पर फ्रांसीसी अभी मौजूद थे और अपना शासन चला रहे थे। ठीक है, दूसरी तरफ गोवा में है पुर्तगाली, गोवा के साथ साथ दमन और दीव में भी है, और दादरा नगर हवेली में भी है। लेकिन उस इतना नहीं आपने करना है। ठीक है ना, इतनी कहानी नहीं करनी। कहानी बेटा यही है, मैंने कोई कहानी नहीं उल्टी है, यही कहानी है। ठीक है, कहानी की सच्चाई कई बार पता नहीं चलती। राजनीति अपनी जगह है और इतिहास अपनी जगह है ना बच्चे। इतिहास में तो हम लोग जो जानते हैं कि इतिहास के स्रोत के तौर पर है, वही तुमको बताएंगे। ठीक है, पीओके ये जो पूरा मसला है यूनाइटेड नेशंस में लेके जाने का, ये नेहरू का भोलापन है, नेहरू जी का भोलापन, और उनकी गलती है। इसके लिए उनकी आलोचना की जानी चाहिए कि आपको यूएन में मुद्दा नहीं ले जाना था। लेकिन नेहरू की यह तारीफ भी करनी चाहिए कि कम से कम कश्मीर का इतना हिस्सा नेहरू की वजह से भारत में आया। ठीक है, बिल्कुल। अब बहुत बहुत मुश्किल है भाई, आप देख रहे हो बेटा, हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़े हैं, हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे खड़े हैं। और तीसरा विश्व युद्ध जो है, ईरान, इजराइल, फलस्तीन, इजराइल, अमेरिका, ईरान, इतने गुट तो अभी सामने से आ चुके हैं। जिस दिन रशिया या चाइना ने भी इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में कदम रख दिया, तो हम वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना उसकी ओर बढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये बात हमें समझना है। ठीक है, ये बात हमें समझना है। चलो खैर, तो यहां पर क्या है कि नक्शा भी पूरा करना है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई इनको कहा गया, आपको याद है कि प्रस्थान के लिए मैंने एक सूत्र बताया था। प्रस्थान के लिए क्या सूत्र था? 1947 में अंग्रेज गए, प्लस 7 कर दो, बराबर 1954 में फ्रांसीसी चले गए। ठीक है, उनसे पौंडीचेरी खाली करवा लिया गया। 1954 में पौंडीचेरी छोड़ करके फ्रांसीसी चले गए, उसमें फिर से 7 ऐड कर दो। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा खाली करवा लिया गया। ठीक है, फ्रांसीसी प्यार से चले गए, पुर्तगाली थे ही बदतमीज। हम लोगों ने पुर्तगालियों को पढ़ा ही था, इसलिए यहां पर गोवा मुक्ति आंदोलन चला, और गोवा मुक्ति आंदोलन के साथ साथ ऑपरेशन विजय चला। ठीक है, जनता के नेतृत्व में गोवा मुक्ति आंदोलन भी चला, और गोवा मुक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? जिनसे आप परिचित हैं, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो लोहिया वहां एक आंदोलन चलाते हैं, और बाद में 61 में वहां सेना भेज दी जाती है। ठीक है ना, सेना भेज दी जाती है। अब देखो, कश्मीर पे तुम लोग बात कर रहे हो, अब इसके आगे हम लोग फिर से बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे। नक्शा अभी पूरा हो रहा है, भारतीय रियासतों का भारत में विलय हो गया, यानी जो विभाजन था ब्रिटिश इंडिया, यानी अंग्रेजों के सीधे अधीन और रियासतें, वो दोनों का विभाजन खत्म कर दिया हमारे नेताओं ने, और भारत का एक नक्शा बन गया। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसके बाद कश्मीर पर एक छोटी सी बात, और फिर क्लास हम लोग आज की खत्म करें। कश्मीर जो है उसमें यह कहा गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसको ले जाने के बाद कि जैसे तमाम सारी जगहों पे जनमत संग्रह करवाया गया है, वैसे ही जनमत संग्रह कश्मीर में भी करवाना होगा। तो नेहरू ने वहां पर शर्त रखी कि जनमत संग्रह हम तब करेंगे जब सामान्य स्थितियों का निर्माण हो जाएगा, युद्ध पूर्व स्थितियों का। उसकी एक शर्त थी
कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया उसको लौटाए, फिर हम जनमत संग्रह करवाएंगे। फिर 1956 में पहली बार कश्मीर में चुनाव हुए और नेहरू ने कहा कि जनता ने चुनाव में भाग लिया है, मुख्यमंत्री चुना, यही जनमत संग्रह है, अब कश्मीर भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो नेहरू या किसी भी नेता को या किसी को भी विलन बना करके पॉलिटिक्स देखे तो देखे, इतिहास पढ़ने वाले और कम से कम यूपीएससी की तैयारी करने वाले आप लोगों को उस नजरिए से नहीं देखना है। ठीक है ना, चलो तो इसके आगे की कहानी कल की क्लास से आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम लोगों को पूरा ओवरव्यू